प्रेरणा मीडिया के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज भगिनी निवेदिता, जो कि हम सभी की प्रेरणा स्रोत हैं, उनकी जयंती है। भगिनी निवेदिता, जिन्होंने अपना पूरा जीवन माँ भारती की बेटियों को सशक्त बनाने में लगा दिया। हालांकि वो आयरिश महिला थी, लेकिन भारतीय संस्कृति में पूरी तरह से रमी हुई। उनका बस एक ही सपना था, भारत की नारी सशक्त हो, सबल हो। आज नारी सबल बन चुकी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस सशक्त नारी की कल्पना भगिनी निवेदिता ने की थी, क्या हम वही हैं? नारी सशक्तिकरण का वास्तविक परिभाषा क्या होना चाहिए? किन गुणों से पूर्ण नारी सशक्त कहलाई जानी चाहिए? इन सभी प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ इस चर्चा में भाग ले रही हैं जेएनयू की प्रोफेसर डॉक्टर अंशु जोशी जी, जो कि AIR FM गोल्ड में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अंशु जी। हमारे साथ दूसरी अतिथि हैं ममता काले जी, जो बीजेपी की नेता है। टेलीविजन स्क्रीन पर समाज से जुड़े अलग अलग मुद्दों पे आप इनको काफी मुखर होकर बोलते हुए हम सभी ने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा। इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं नेहा कक्कर जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं और NGO हियर द साइलेंस की फाउंडर, मेंबर और सचिव भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बिना देरी किए चर्चा को आरंभ करते हैं। मेरा पहला प्रश्न जो है वो डॉक्टर अंशु जोशी जी से है। भगिनी निवेदिता ने नारियों को सशक्त बनाने में अपनी पूरी जीवन को दे दिया था, पूरी जीवनी लगा दी थी। आपके दृष्टिकोण में अंशु जी, सशक्तिकरण की सही परिभाषा क्या होनी चाहिए? तो भारतीय स्त्री के परिप्रेक्ष्य में ऐसी स्त्री जो स्वावलंबी है, आर्थिक रूप से, वैयक्तिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, जिसके पास अधिकार है अपने निर्णय स्वयं लेने का, अपने परिवार से, अपने समाज से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय स्वयं लेने का, ऐसी स्त्री को कहीं ना कहीं मैं सशक्त मानती हूँ। और आज जब हम भारत में अपने चारों ओर देखते हैं तो हमें इस प्रकार की स्त्रियां दिखाई पड़ती हैं। ये सबसे अच्छी बात है। तो ये सिर्फ हमारे बाहरी पहनावे पर से जुड़ा नहीं है कि यदि हमने बिंदी लगानी बंद कर दी या चूड़ियां पहननी बंद कर दी या हम पाश्चात्य मान्यताओं के अनुरूप रहने लगे तो हम सशक्त हो गए या हम मॉडर्न हो गए। आधुनिकता को आप सशक्त होने से नहीं जोड़ सकते हैं, ये हमें समझने की जरूरत है। और यहीं पर हमें भगिनी निवेदिता के मूल्यों को भी याद करने की आवश्यकता है। तो एक स्त्री के रूप में यदि मैं अपने आप को भी देखूं तो मैं मानती हूँ कि ईश्वर ने ही मुझे शक्ति प्रदान की है और उसी शक्ति को लेकर के मैं बहुत सारे काम एक साथ कर पाती हूँ और कहीं ना कहीं स्वावलंबी रह पाती हूँ। अपने परिवार की धुरी हूँ, अपने समाज की धुरी हूँ, अपने राष्ट्र की भी धुरी हूँ और हर स्तर पर कहीं ना कहीं अपना योगदान देने का प्रयास करती हूँ और यही सही मायनों में स्त्री सशक्तिकरण। बहुत बहुत धन्यवाद अंशु जी। मैं अगला प्रश्न ममता काले जी से करूंगी। ममता काले जी, कामकाजी महिलाएं जो होती हैं, जो कामकाजी हमारी बहनें हैं, इस आधुनिक परिवेश में जब वो जाती हैं तो आधुनिकता और पुरातन के मूल्यों के साथ किस तरह से वो सामंजस्य बैठाएं, तालमेल बैठाएं, ताकि उनकी जो परिपूर्णता है वो उभर कर और खुलकर सामने आए। देखिए, ये वो भारत है, ये वो संस्कृति है जहाँ पर नारी तू नारायणी सिर्फ कहने की बात नहीं है या सिर्फ लिखने की बात नहीं है। पुरातन काल से, अनादिकाल से हमारे देश के अंदर, सनातन संस्कृति के अंदर, भारतवर्ष के अंदर नारी का जो स्थान रहा है वो सर्वोच्च ही रहा है। क्या है कि हम लोग कई बार दुविधा में फंस जाते हैं। वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन दो अलग चीजें हैं। हमें अपनी संस्कृति को छोड़ के वेस्टर्नाइजेशन की तरफ नहीं जाना है, मॉडर्न जरूर होना है। मॉडर्न होना मतलब अपने आप को इवॉल्व करना, समय के साथ बदलना। जैसे आज हम लोग दूर बैठ करके ये पूरी की पूरी परिचर्चा कर रहे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई है, ये मॉडर्नाइजेशन का हिस्सा है। तो हम सब अपने अपने घरों में बैठ करके इस तकनीकी मॉडर्नाइजेशन की वजह से जुड़े हैं और ये डिस्कशन, ये वाद विवाद कर रही है, पैनल डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसे कहते हैं मॉडर्न होना। अगर हम इस चीज को ना स्वीकार करें तो वो पिछड़ापन है। लेकिन वेस्टर्नाइजेशन, ये सोचना कि मेरा कल्चर खराब है, मैं सिर्फ वेस्टर्न कपड़े पहनूं तो मैं ओ सो कूल हूँ, या मैं समय के साथ चलूंगी, या मैं
समय की इस जो आगे बढ़ना है उसमें मैं फिट बैठूंगी, ऐसा नहीं है। हम अपनी संस्कृति, अपना कल्चर, अपनी वेशभूषा, अपना परिधान लेकर के भी मॉडर्न हो सकते हैं और हो रहे हैं। तो ये जो बैलेंस है, इस बैलेंस को स्ट्राइक करना आज के समय में बहुत ज्यादा आवश्यक है, और नारियां मुझे लगता है बहुत हद तक कर भी रही हैं। आज आप देखिए कि नारी कहाँ नहीं है, स्त्री हर जगह है। मतलब लट्टू जैसे घूमता है, वैसे जब तक एक नारी नहीं घूमती ना घर में, तो घर चलता नहीं है। परिवार की धुरी एक स्त्री होती है, परिवार समाज की पहली इकाई, और उस इकाई को चलाने वाली एक स्त्री। तो आज स्त्री अपना घर भी संभाल रही है और बाहर बहुत बड़े बड़े पदों पर बैठ करके इस देश में अपना कंट्रीब्यूशन भी दे रही है। नेहा जी, भगिनी निवेदिता जी के मन मस्तिष्क में ऐसी कौन सी भारत की बात थी कि वो इस संस्कृति के साथ पूरी तरह से जुड़ गई, अपना सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया, त्याग दिया, और आयरलैंड से सब कुछ त्यागते हुए भारत चली आई और भारत की ही होकर रह गई? देखिए, भगिनी निवेदिता जी की अगर हम बात करें तो उनका परिचय स्वामी विवेकानंद जी के माध्यम से हुआ। 1867 में जन्मी भगिनी निवेदिता, उन्हें जब पता चला कि भाई यहाँ पर एक हिंदू योगी भाषण देने आ रहे हैं, तो उन्होंने वो भाषण सुना और वो इससे इतनी प्रभावित हुई कि वो 1898 में सब कुछ त्याग कर भारत की हो गई। भारत आकर बस गई, भारत की सभ्यता को बढ़ाया, भारत की महिलाओं के लिए काम किया। जी बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी। मैं अंशु जी से अगला सवाल पूछना चाहूंगी। अंशु जी, ऐसी कौन सी बात उनको माँ सीता में दिखी कि वो सीता को अपना पूजनीय मानती थी, सावित्री को अपना आदर्श मानती थी? अनीता जी, यदि माता सीता और सावित्री के चरित्र को हम देखें तो आज भारत को जिन नई ऊंचाइयों तक हम सभी मिलकर ले जाना चाहते हैं, उसके लिए इन्हीं चरित्रों की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। देखिए, किसी भी स्त्री का जो चरित्र होता है वो उस देश के निर्माण का, विकास का, आधुनिकीकरण का दर्पण होता है, क्योंकि एक स्त्री वो पुल है जो अपने इतिहास को अपने भविष्य से जोड़ने का काम करती है। अगली पीढ़ी कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, क्या लेकर जाएगी, ये कहीं ना कहीं एक स्त्री ही तय करती है। क्योंकि एक माँ के रूप में हम अपने बच्चों को जो संस्कार देते हैं, जो सिखाते हैं, उसी को लेकर के हमारे बच्चे आगे बढ़ते हैं और इस समाज का, इस देश का भविष्य निर्माण करते हैं। तो ममता काले जी से पूछना चाहूंगी कि माँ सीता की अग्नि परीक्षा को आखिर एक नारी की, एक स्त्री की कमजोरी के रूप में क्यों देखा जाता है? कुछ लोगों ने, कुछ तथाकथित लोगों ने हमारा जो पूरा इतिहास है, पहले तो उस इतिहास को ही ध्वस्त कर दिया है ना। भारतवर्ष का जो इतिहास है, वो इतिहास पर ना तो उन्होंने कभी गर्व महसूस किया और ना उसको हमारे इतिहास के तौर पर रहने दिया और प्रेजेंट किया। मुगलों का इतिहास हमारा इतिहास बन गया अनीता जी, और मुगल हमारे पूर्वज बन गए, और जो हमारे पूर्वज थे, हमारे जो देवी देवता थे, उनको ऐसी पिक्चर में और ऐसी लाइट में दिखाया गया कि सीता मैया को मतलब कमजोर दिखा दिया, और भगवान श्री राम को ऐसा मतलब उन्होंने दिखाने की कोशिश करी कि उन्होंने सीता मैया को मजबूर कर दिया अग्नि परीक्षा देने के लिए। अब जहां तक अग्नि परीक्षा देने का प्रश्न है, मैं पहली बात तो ये बोलना चाहती हूँ कि सिर्फ भारतवर्ष की नारी के अंदर ही इतनी शक्ति होती है और इतनी क्षमता होती है कि वो किसी भी परीक्षा को पार करने के लिए और किसी भी परीक्षा को देने के लिए, यानी कि किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए हर वक्त तैयार होती है। इतनी सशक्त और इतनी शक्तिशाली पूरे विश्व के अंदर अगर नारी कोई है तो वो माँ भारती में पैदा हुई बेटी ही है और कोई है नहीं। तो वो सशक्त नारी सशक्तिकरण, नारी शक्ति और नारी के जो मानसिक जो शक्ति है उसका परिचायक ही सीता मैया। तो मेरा टेक इस पर यही है कि नारी एक नारी सब पर भारी। और अब तो धीरे धीरे जिस तरीके से आयाम बदलते जा रहे हैं, इतिहास हमारे पास वापस आ रहा है बहुत लोगों की कोशिशों के बावजूद, तो ये कुछ जो तथाकथित चंद लोग हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। नेहा जी, आप भी क्या ऐसा समझती हैं कि जो हमारे वैल्यूज हैं, जो हमारे संस्कार और संस्कृति है, वो आधुनिकता के लिए कहीं ना कहीं वो सशक्तिकरण के रास्ते पे रोड़ा बनता है? देखिए, सही मायने में तो हमें संतुलन की जरूरत है कि चीजों को हमें बैलेंस करना चाहिए।
कि भाई आपको अगर अपनी जड़ों से जुड़ना है तो आपको आधुनिकता को भी अपनाना पड़ेगा, नहीं तो आप पिछड़े हुए रह जाएंगे। आप अगर जड़ों से नहीं जुड़े होंगे तो आप जीवित रह पाएंगे? आप सोचिए, खुद को एक पौधे की तरह सोचिए, अगर पौधा जड़ से नहीं जुड़ा हुआ तो वो जीवित नहीं रह पाएगा, और अगर आधुनिकता की खाद नहीं पड़ेगी तो वो पनप नहीं पाएगा। तो दोनों चीजों में संतुलन का होना बहुत जरूरी है। इस पर मैं भगिनी निवेदिता का ही एक उदाहरण आपको देना चाहूंगी, जो माता सीता और सावित्री के उदाहरण से ही मैंने पढ़ा था कहीं कि एक बार उन्होंने अपने स्कूल की छात्राओं से पूछा कि आपका रोल मॉडल कौन है, आप किसके जैसा बनना चाहेंगे? तो छात्राओं ने कहा हम क्वीन की तरह बनना चाहेंगे। तो तब उनको गुस्सा आया, वो जवाब उन्हें पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा नहीं, आपको अगर बनना है, आपको अगर अपने अंदर संस्कार का बीज बोना है तो आप माता सीता और सावित्री की तरह बने। अब ममता काली जी, आधुनिक नारी को घर संभालने के साथ साथ बाहर पुरुषों का साथ भी देना पड़ता है। आप भगिनी निवेदिता के परिप्रेक्ष्य में उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? तो अनीता जी, जहाँ तक भगिनी निवेदिता जी का प्रश्न है और उनकी जयंती पर हम ये चर्चा कर रहे हैं, तो हम सारे के सारे लोग उनके जीवन और उनकी जीवनी से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। लेकिन अगर छोटे से सार में अगर मैं बात करूं तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हमें अपनी करनी और कथनी में अंतर नहीं रखना चाहिए, जैसे उन्होंने कभी नहीं रखा। इस देश को, इस देश की संस्कृति को, इस देश के जज्बे को अपने अंदर जगा करके अपने लेवल पर हम जिस भी तरीके से नारी सशक्तिकरण के लिए और इस समाज में बाकी जो सोसाइटीज हैं उनके लिए हम जिस भी लेवल पर काम कर सकते हैं हमें करना चाहिए। छोटे से स्तर पर 2 लोगों के लिए, 4 लोगों के लिए, 10 लोगों के लिए हम जितना भी कर सके। अगर हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी ग्रामीण अंचल से आते हैं अनीता जी, हम मतलब दिल्ली का मूल निवासी तो कोई है नहीं। अपने अपने गांव में जाकर के अगर हम ये देख लें और ये सुनिश्चित कर लें कि जो भी गरीब परिवार हैं, जहां पर बच्चियां बहुत मेधावी हैं लेकिन आर्थिक स्थिति के कारण उनको सही शिक्षा नहीं मिल रही है, ऐसी 2, 4, 6 बच्चियों को, जितनी भी कैपेसिटी किसी की हो, उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी हम ले लें, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी शिक्षा उनकी तरफ से हम ले लेंगे और वो एक छोटा सा कदम हम समाज में आगे बढ़ाएंगे निवेदिता जी के जीवन के उस सार को लेकर के कि हम वो चीज आगे दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। और यही शायद भगिनी निवेदिता की भी परिकल्पना थी कि ये सारी चीजें वो भारत की स्त्री के लिए, नारी के लिए चाहती थी कि इस तरह की सुविधाएं उनको मिल जाए, और शायद आज के परिवेश में इस सरकार में ये संभव भी कुछ हद तक हो पा रहा है। धन्यवाद ज्ञापन और कल्याण मंत्र के साथ अब हम इस चर्चा के समापन पथ की तरफ जा रहे हैं। चर्चा को समाप्त करते हुए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कृपा शंकर भाई साहब का, जिन्होंने प्रेरणा मीडिया के माध्यम से इस प्रकार की चर्चाओं के लिए इस तरह के मंच उपलब्ध करवाए। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपनी सारी टेक्निकल टीम और प्रेरणा से जुड़े दूसरे सहयोगियों की भी, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी सहभागिता निभाई। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रेरणा मीडिया के उन दर्शकों को भी, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम को देखा और हमारे साथ बने रहे। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आप सभी का भी, जो अपने बहुमूल्य समय को निकालकर इस चर्चा में शामिल हुए। कल्याण मंत्र के साथ ही अब इस चर्चा को हम समाप्त करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।